नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक किताब की भूमिका पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, एक प्रीफेस है असल में। बिल्कुल। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी के गहरे असंतोष से शुरू होती है और फिर जिंदगी की मुश्किलों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखती है। हमारा मकसद है लेखक के अनुभवों को समझना और उनके जरिए जो एक मुख्य विचार सामने आया है उस पर बात करना। और वो विचार ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी की बड़ी मुश्किलें, बड़े चैलेंजेस हमारी आत्मा के विकास के लिए हमारे जन्म से पहले ही तय कर दी जाती हैं? यही सवाल है। तो कहानी शुरू होती है मई 2003 में। ओके। लेखक जो उस वक्त एक मार्केटिंग कंसल्टेंट थे, अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थे। मतलब अंदर से एक खालीपन था। हाँ बिल्कुल। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी का कोई गहरा मतलब नहीं है। काम बस काम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा। यहाँ तक कि उन्हें लगता था कि अगर वो दुनिया से चले भी जाएं तो किसी को खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो काफी गहरी निराशा की भावना है ना? बिल्कुल। और ये एक ऐसी स्थिति है जिससे शायद कई लोग जुड़ सके, है ना? जब बाहरी सफलता तो होती है पर अंदर से वो मकसद गायब लगता है। सही बात है। स्रोत बताता है कि लेखक उस वक्त ऐसी ही जगह पर थे। उन्हें अपने होने का कोई खास मकसद नजर नहीं आ रहा था। और देखिए, वो खुद को आध्यात्मिक तो मानते थे, स्पिरिचुअल, लेकिन किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं। ओके। उनके अंदर एक इच्छा थी कि वो दुनिया में कुछ ऐसा करें जो सिर्फ वही कर सकते हों, अपनी एक अलग पहचान छोड़ें। पर रास्ता नहीं मिल रहा था। हाँ, रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। काफी खोजबीन और क्या कहते हैं हाथ पैर मारने के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद बहुतों को अजीब लगे। क्या? उन्होंने एक मीडियम से मिलने का फैसला किया। मीडियम। अच्छा, क्योंकि स्रोत के मुताबिक लेखक ने पहले कभी इस तरह की चीजों का मतलब मेटाफिजिक्स का सीधा अनुभव नहीं किया था। बिल्कुल नहीं। तो ये उनके लिए वाकई एक लीक से हटकर उठाया गया कदम था। हाँ, जो उनकी उस वक्त की गहरी तलाश को दिखाता है कि वो कितने बेचैन थे। बिल्कुल। तो 7 मई 2003 को हो उस माध्यम से मिले। ओके, तारीख भी याद है? हाँ, ये तारीख उनके लिए इतनी अहम बन गई कि वो इसे कभी नहीं भूले। कहते हैं उस एक सेशन ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। अच्छा। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने माध्यम को अपने बारे में बहुत कम बताया था, सिर्फ नाम जैसी बुनियादी जानकारी। और यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है ना? हाँ। माध्यम ने स्रोत के अनुसार लेखक को बताया कि हम सबके साथ आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। स्पिरिट गाइड्स। हाँ, स्पिरिट गाइड्स। आप उन्हें अनदेखे मददगार या गाइड समझ सकती हैं जो भौतिक शरीर में नहीं होते। और ये मार्गदर्शक जन्म से पहले जीवन की योजना बनाने में हमारी मदद करते हैं। अच्छा। माध्यम ने ये भी कहा कि ये गाइड लेखक के बारे में सब कुछ जानते थे, सिर्फ उनका काम नहीं बल्कि उनके गहरे विचार, उनकी भावनाएं भी। ये सुनकर ही लेखक हैरान थे। पर असली झटका, मतलब वो वाव मोमेंट तब आया जब उनके मार्गदर्शकों ने माध्यम के जरिए एक खास प्रार्थना का जिक्र किया। प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना? ये प्रार्थना लेखक ने तकरीबन 5 साल पहले एक बहुत मुश्किल दौर में बिल्कुल अकेले में भगवान से की थी। उन्होंने कहा था, भगवान मैं ये अकेले नहीं कर सकता, प्लीज मदद भेजिए। अरे, सोचिए कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो आपने सालों पहले बिल्कुल अकेले में महसूस की हो या कही हो, है ना? तो मार्गदर्शकों ने क्या कहा? मार्गदर्शकों ने बताया कि उनकी वो प्रार्थना सुनी गई थी और उसी वक्त उन्हें अतिरिक्त मदद भेजी गई थी, अनदेखी शक्तियों के रूप में। अच्छा। माध्यम के शब्द थे, आपकी प्रार्थना का जवाब दिया गया था। ये तो लेखक के लिए बहुत बड़ी बात रही होगी। मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, एक तरह का सबूत। बिल्कुल, एक पुख्ता सबूत, जैसा कि कुछ तो है जो हमारी समझ से परे काम कर रहा है। यकीनन इसके बाद लेखक ने हिम्मत करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों के बारे में पूछा, वो अनुभव जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया था। और जवाब? और यहाँ उन्हें वो जवाब मिला जिसने उनके सोचने का पूरा ढांचा हिला दिया। क्या कहा उन्होंने? मार्गदर्शकों ने कहा कि ये मुश्किलें लेखक ने खुद चुनी थी, जन्म लेने से पहले। खुद चुनी थी, लेकिन क्यों? दुख पाने के लिए? नहीं, यहीं पर बात समझने वाली है। हाँ, स्रोत के अनुसार ये चुनाव दुख भोगने के लिए नहीं किया गया था। बिल्कुल। बल्कि ये चुनाव उन अनुभवों से सीखने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए किया गया था। ये विचार ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? कि मुश्किलें बेवजह नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास के पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकती हैं। लेखक के तो होश उड़ गए थे। उनके चेतन मन को तो ऐसी किसी योजना के बारे में कुछ नहीं पता था, जाहिर है। लेकिन कहीं गहरे अंदर उन्हें ये बात सच महसूस हुई, एक अंदरूनी एहसास कि हाँ, इसमें कुछ सच्चाई है। ये लेखक के लिए एक बुनियादी बदलाव का पल था।
मतलब पूरी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गई। बिल्कुल। अब तक जिसे वो दुर्भाग्य या बुरी किस्मत मान रहे थे, उसे अब एक चुने हुए अफसर की तरह देखने का नजरिया सामने आ रहा था। ये नजरिया ना सिर्फ उनके अतीत के दर्द को समझने में मदद कर सकता था, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का हौसला भी दे सकता था। सही बात है। ये क्यों का जवाब देने की कोशिश थी। मुश्किलें क्यों आती हैं? और जवाब था विकास के लिए, शायद। मतलब जैसे वो भूल गए थे कि वो एक आत्मा है और धरती पर उनका एक मकसद है, और अब उन्हें वो याद आ रहा था। अच्छा, ये याद करने का विचार काफी दिलचस्प है। जैसे ज्ञान कहीं खोया नहीं था, बस धुंधला पड़ गया था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसके कुछ हफ्ते बाद एक और गहरा अनुभव हुआ उन्हें। क्या हुआ? वो काम से ब्रेक लेकर यूं ही टहल रहे थे, जब अचानक उन्हें अपने आसपास मौजूद हर इंसान के लिए, राह चलते अजनबी, बच्चे, बूढ़े, सबके लिए एक जबरदस्त, बिना शर्त वाला प्यार महसूस हुआ। बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव? हाँ, वो कहते हैं कि उस प्यार की गहराई और ताकत को शब्दों में बताना नामुमकिन है। ऐसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। स्रोत के अनुसार लेखक ने इस अनुभव को अपनी आत्मा के साथ सीधा जुड़ाव माना, है ना? हाँ, उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा उन्हें सीधे तौर पर कुछ बता रही है, महसूस करा रही है। बिल्कुल। और उनका मानना था कि ये अनुभव उन्हें उस काम के लिए तैयार कर रहा था जो उन्हें आगे करना था। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं थी, बल्कि एक तरह का इशारा था, एक दिशा निर्देश कि उनका रास्ता किस तरफ जा रहा है। वो प्यार ही जैसे उनकी असली पहचान थी। हाँ, जैसे आत्मा कह रही हो, ये प्यारी तुम हो। वाओ! इस अनुभव के बाद तो लेखक पूरी तरह आध्यात्मिकता और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में डूब गए। उन्होंने खास तौर पर जन्म पूर्व योजना के विचार पर बहुत सोचा, और उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर उन्हें पहले पता होता कि उनकी मुश्किलें उनकी अपनी चुनी हुई योजना का हिस्सा थीं, तो शायद उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता। हाँ, ये एक अहम बिंदु है। मतलब अगर वो जानते कि इन मुश्किलों का एक उद्देश्य है, तो शायद वो डर, गुस्सा, दूसरों पर इल्जाम लगाना या खुद पर तरस खाने जैसी भावनाओं में कम उलझते। सही बात है। उनका ध्यान शायद सीधे विकास और सीखने पर होता। बिल्कुल। हो सकता है वो उन मुश्किलों के लिए शुक्रगुजार भी होते, क्योंकि वो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। ये वाकई मुश्किलों को देखने का एक क्रांतिकारी तरीका है। बिल्कुल। और इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात एक और दिलचस्प महिला से हुई। कौन? ये महिला चैनलिंग कर सकती थी। चैनलिंग? ये माध्यम से अलग है। हाँ, थोड़ा अलग। चैनलिंग यानी किसी दूसरी चेतना या आत्मा को अपने शरीर के माध्यम से बोलने देना, ऐसा माना जाता है। लेखक को इसके बारे में पहले पता नहीं था। अच्छा। वो बताते हैं कि वो तब हैरान रह गए जब वो महिला एक तरह की गहरी ध्यान अवस्था या समाधि में चली गई और एक बिल्कुल अलग आवाज और व्यक्तित्व उनके जरिए बात करने लगा। ओह, तो ये माध्यम से अलग हुआ, क्योंकि माध्यम संदेश पहुंचाते हैं, जबकि चैनलिंग में? हाँ, चैनलिंग में, जैसा स्रोत बताता है, एक दूसरी चेतना सीधे उस व्यक्ति के जरिए संवाद करती है। लेखक ने इस महिला की आत्मा, जैसा कि उनका मानना था, से जन्म पूर्व योजना के बारे में कई सेशन किए। कुल मिला के करीब 15 घंटे बात की। 15 घंटे? और उन बातों में क्या सामने आया? उस आत्मा ने अपनी खुद की जन्म पूर्व योजना के बारे में विस्तार से बताया। कौन सी चुनौतियां तय की गईं, क्यों तय की गईं और किन चुनौतियों को छोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब एक तरह से केस स्टडी मिल गई उन्हें। हाँ, बिल्कुल। ये लेखक के लिए सिर्फ एक किताबी या सैद्धांतिक विचार नहीं रह गया था, उन्हें जैसे एक जीता जागता उदाहरण मिल गया था। स्रोत के अनुसार ये बातचीत लेखक के लिए बेहद पुख्ता करने वाली थी। इसने उनके अपने अनुभवों और पढ़ाई को एक ठोस आधार दिया। सही। जन्म पूर्व योजना का विचार अब उनके लिए सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक हकीकत जैसा बन गया था, जिसे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही घटित होते देखा था। अपनी जिंदगी के दर्दनाक अनुभवों की वजह से लेखक दूसरों के दुख के प्रति बहुत संवेदनशील हो गए थे। एम्पैथी बढ़ गई थी। हाँ, उनके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि वो लोगों का दुख कम करने में मदद करें। हाँ। और अब उन्हें लगा कि ये जन्म पूर्व योजना की समझ लोगों के लिए कितनी मददगार, कितनी सुकून देने वाली हीलिंग हो सकती है। हाँ, उनका सोचना था कि अगर लोग ये समझ पाएं कि उनकी मुश्किलें शायद बेवजह नहीं हैं, बल्कि उनके अपने चुने हुए विकास के रास्ते का हिस्सा है, तो इससे उनके दुख को एक नया मतलब मिल सकता है। चुनौतियों को बोझ समझने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। सही बात है। ये सोच ही काफी हद तक दर्द को कम कर सकती है, या कम से कम उसे सहने की ताकत दे सकती है। बिल्कुल। और इसी एहसास और प्रेरणा ने उन्हें इस विषय पर एक किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, तो यहीं से किताब का आइडिया आया? हाँ, उन्हें लगा कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये आसान नहीं रहा होगा अपना जमाया काम छोड़ना। बिल्कुल नहीं। अपना मार्केटिंग कंसल्टेंसी का काम छोड़कर
इस बिल्कुल नए अनजाने रास्ते पर चलना, इसमें काफी अनिश्चितता थी। पुराना रास्ता भले ही उबाऊ था, पर सुरक्षित और जाना पहचाना था। हाँ, ये दुविधा समझी जा सकती है, पर स्रोत बताता है कि 3 मुख्य बातों ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। क्या थी वो बातें? पहली, उन्हें इस काम के महत्व पर गहरा यकीन हो गया था। दूसरी, ये उन्हें वो मौका दे रहा था जिसकी वो हमेशा से तलाश में थे, दुनिया की सेवा करने का एक अनूठा तरीका खोजना। अपनी यूनिक कंट्रीब्यूशन। हाँ, और तीसरी, उन्हें अपनी आत्मा से मिले सीधे अनुभवों पर भरोसा था, खासकर वो बिना शर्त प्यार वाला अनुभव। उसने उन्हें अंदर से मजबूत किया था। और मजे की बात यह है कि बाद में जब उन्होंने और भी कई माध्यमों और चैनल्स के साथ काम किया, हाँ, तो उन्हें पता चला कि ये किताब लिखना भी उनकी जन्म पूर्व योजना का ही हिस्सा था। अरे वाह! यहाँ तक कि किताब के लिए कुछ खास लोगों का इंटरव्यू लेना भी कथित तौर पर पहले से तय था। तो यहाँ आकर जैसे पूरी कहानी जुड़ जाती है। सब कुछ कनेक्टेड लगता है। बिल्कुल। लेखक को ये समझ आया कि उन्होंने अपने लिए कुछ मुश्किलें शायद इसलिए चुनी थीं ताकि वो सफर को गहराई से समझ सकें जिससे उनके पाठक गुजर रहे होंगे। हाँ, स्रोत में लेखक ये भी मानते हैं कि वो खुद भी कभी जिंदगी के थपेड़ों को किस्मत का खेल मानते थे। हाँ, और बुरी घटनाओं के लिए दूसरों को दोष देते थे, अपनी मुश्किलों को बेकार का दुख समझते थे। बिल्कुल। जब वो उम्मीद के मुताबिक हालात का सामना नहीं कर पाते थे, तो अपने आत्मसम्मान पर शक करने लगते थे। लेकिन जन्म पूर्व योजना की इस समझ ने उन्हें एक बिल्कुल अलग नजरिया दिया। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने का रास्ता। हाँ, एक शिकार वाली मानसिकता से निकलकर अपनी जिंदगी की कहानी में एक सक्रिय किरदार बनने का नजरिया। और ये किताब लिखकर वो असल में वही सिखाना चाह रहे थे जो उन्हें खुद सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। किताब का नाम भी यही इशारा करता है, योर सोल्स प्लान, यानी आपकी आत्मा की योजना। तो हमने देखा कि कैसे एक गहरी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल नाखुशी से शुरू होकर माध्यम और चैनलिंग जैसे असाधारण अनुभवों से गुजरते हुए लेखक जन्म पूर्व योजना की इस अवधारणा तक पहुंचे और फिर इसे दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित हुए। हाँ, ये एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सार, जैसा कि इस स्रोत यानी किताब की भूमिका में बताया गया है, यही विचार है कि जिंदगी की मुश्किलें शायद बेतरतीब या बेमानी न हों। हो सकता है कि वो हमारी आत्मा के विकास के लिए जन्म से पहले हमारी ही सहमति से चुनी गई एक बड़ी योजना का हिस्सा हों। ये नजरिया दर्द, मकसद और हमारे अपने विकास को देखने का एक वैकल्पिक फ्रेमवर्क देता है। बिल्कुल, ये दावा नहीं है कि यही एकमात्र सच है, बल्कि लेखक के अनुभव और विश्वास पर आधारित एक संभावना है, एक पर्सपेक्टिव है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या? अगर हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को सिर्फ बुरी किस्मत या हादसा मानने के बजाय उन्हें अपनी आत्मा द्वारा विकास के लिए चुने गए सीखने के मौके के तौर पर देखें, तो क्या इससे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी जीने और उसे समझने का तरीका बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। लेखक का अनुभव, जैसा इस भूमिका में बताया गया है, इसी संभावना की तरफ इशारा करता है और हमें इस पर गौर करने को कहता है।